हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। तो 30 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आए हैं, तो आप इस टेस्ट को दीजिए। आप कितने आंसर कर पाते हैं इस 30 प्रश्नों में, वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो है आप अपने मोबाइल पर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का पहला प्रश्न जो है वह पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है ना, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में जो है उसमें अंतर कितना है ना। ध्रुवीय व्यास और जो विषुवतीय व्यास है उसका अंतर यहाँ पे हमको बताना है। ये प्रश्न जो है सारे रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में, ठीक है। जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है और विषुवतीय व्यास का अंतर कितना होता है यह बताना है। इसका सही आंसर जो है वह है 43 किलोमीटर्स। जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास है उसके बीच जो डिफरेंस है वो है 43 किलोमीटर्स का, है ना। तो ध्रुवीय व्यास होता क्या है और विषुवतीय व्यास क्या होता है? जो पृथ्वी के सेंटर से होकर जाता है ना, एक लाइन जाती है विषुवतीय रेखा जिसे बोलते हैं ना, वह विषुवतीय व्यास के रूप में देखी जाती है। इसका जो एरिया होता है वो होता है 12,756 किलोमीटर का। और जो ध्रुवीय व्यास होता है वह क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल जो एरिया कहलाता है, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक का, वह ध्रुवीय व्यास कहलाता है, ठीक है। तो जो विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर है ना, वह 43 किलोमीटर का है। तो पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। जो यहाँ पे ये लिखा है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास जो है वह है 12,713 किलोमीटर। और दोनों का अंतर पूछेगा तो आप इसको डिवाइड माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयं के कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संवहन, चालकता, विकिरण या इनमें से कोई नहीं। स्वयं के कणों के वास्तविक संचालन के बिना, मतलब जो स्वयं के कण है उसका वास्तविक संचालन नहीं हो रहा है, लेकिन पदार्थ जो है ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? इसका सही आंसर जो है वह है चालकता। वह पदार्थ की चालकता कहलाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एल्कोहल में निम्नलिखित में से क्या निहित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या यह सभी? इसका सही आंसर जो है वह है यह सभी। यह सभी है इसका आंसर। अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह सभी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में पाई जाती है? विपुल मात्रा, अब यहाँ पे विपुल क्या है? अगर आपको विपुल नहीं समझ तो आप इंग्लिश मीडियम में तो आप इंग्लिश का देख सकते हैं, उसमें विपुल आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन विपुल जो होता है वह होता है भरपूर मात्रा, एक तरह से कह सकते हैं ना। भरपूर मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वह नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा या विपुल मात्रा में है ना। तो वायुमंडल का जो 99% भाग है केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। तो जिसमें से नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78% है और ऑक्सीजन का जो परसेंट है वो 21% है। तो दोनों को मिलाकर के जो होता है वह 99% जो होता है वह और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। बाकी का जो 1% होता है वो बाकी गैसें होती हैं वायुमंडल में हमारे। तो ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? 78%। ऑक्सीजन का कितना है? 21%। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रुधिर कणिका, जिसे आरबीसी भी कहते हैं, का निर्माण कहां पर होता है यह बताना है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुलस जो होता है वो उसका निर्माण कहां पर होता है? लीवर में, बोन मैरो में, किडनीज में या हार्ट में? इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर जो है वह अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा होता है बोन मैरो, जिसे बोन मैरो कहा जाता है। अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है बड़ी हड्डियों की असली मज्जा, अस्थि मज्जा, ये अस्थि मज्जा होगा, ठीक है। अस्थि मज्जा में संपन्न होता है। आरबीसी का निर्माण करने वाले इरोप्रोपैटिक ऊतक कहते हैं ना। अस्थि मज्जा जो आरबीसी का निर्माण करने वाले को इरोप्रोपैटिक ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? जो मानव कोशिकाएं उनमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? इसका सही आंसर जो है वह 46 है। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। अगर जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े होते हैं और वैसे 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, मलेरिया, हैजा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है चेचक। चेचक जो है वो वायरस के थ्रू होता है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर जो है वो सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट जो है वह क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज एक खनिज है। रेत एक ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। रेत और ग्रेनाइट का यह मुख्य घटक है। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूपर्पटी जिसे क्रस्ट कहते हैं ना, महाद्वीपीय भूपर्पटी जो क्रस्ट पर क्वार्ट्ज जो है दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है। पहला कौन सा है? वह है फेल्सपार।
फेल्सपार पहला है और क्वार्ट्ज दूसरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, टीबिया अस्थि। टीबिया अस्थि हमारे शरीर में कहाँ होती है? टीबिया बोन जो होती है हमारे शरीर में कहाँ पर पाई जाती है? टीबिया बोन। इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर जो है वह है पैर में। जो टीबिया बोन होती है वह हमारे पैरों में पाई जाती है। जो हमारा घुटना होता है उसके नीचे एक बोन जो होती है वह टीबिया बोन कहलाती है। उसके पीछे साइड भी एक बोन होती है, जो फ्रंट में बोन होती है वह टीबिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेरियम मील। बेरियम मील का इस्तेमाल किस लिए होता है? जो बेरियम मील है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वह पोषण नाल या पेट की एक्सरे परीक्षण के लिए। जो पोषण नाल है या पेट के एक्सरे करने के लिए बेरियम मील का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? जो बेरियम मील है पोषण नाल या यहाँ नाल होगा, ठीक है, पोषण नाल या पेट के एक्सरे परीक्षण के पूर्व पिलाया जाता है। जो बेरियम मील है ये पीने वाला एक पदार्थ है जो एक्सरे करने के पहले पिलाया जाता है। एक्सरे किरणों का अच्छा अवशोषक होने के कारण बेरियम मील पेट के अन्य भागों को स्पष्ट दिखाई देने में मदद करता है ना। तो बेरियम मील एक्सरे करते टाइम जो पेट का है उसका एक्सरे करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? विभाज्य नहीं है बताना है। इसका सही आंसर है परमाणु। परमाणु जो है विभाज्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है किंतु जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है ना। पौधों में पाई जाती है, जानवरों में नहीं पाई जाती। इन चारों में से कौन सा है उसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है लवक। जो लवक है वह जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत बल्ब में तंतु है ना, फिलामेंट में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? जो विद्युत बल्ब होता है उसमें जो तंतु होता है वह किस तत्व का बना होता है? इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर जो है वह टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन से निर्मित फिलामेंट का आरंभिक भाग टंगस्टन अथवा वोल्फ्रॉम आवर्त सारणी के 6वें अर्धवर्ती समूह का तत्व है। ठीक है, टंगस्टन क्या आवर्त सारणी के 6वें अंतवर्ती समूह का क्या है? तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल के दीप में जो बत्ती होती है तेल के किस क्रिया के कारण ऊपर उठता है? जो तेल की बत्ती आप देखे होंगे उसमें क्या होता है, तेल की बत्ती आप लगा देते हो तेल में तो तेल क्या होता है वो अपने आप ऊपर की तरफ आता जाता है। उस क्रिया को बताना है, वह कौन सी क्रिया है? तो इसका सही आंसर जो है वह है केशिकत्व क्रिया या केशिका क्रिया। ठीक है, केशिकत्व क्रिया भी आ सकता है, केशिका क्रिया। ठीक है, केशिका क्रिया के तहत क्या होता है कि जो बत्ती होती है दिए की वो उसमें जो तेल होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, तो जो बत्ती होती है वह जलती रहती है, वो केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पराश्रव्य तरंगे क्या है? पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? पराश्रव्य तरंगे क्या होती है बताना है। इसका सही आंसर जो है श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली तरंगे। इसका मतलब यह है जिन तरंगों को हम सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, जिन तरंगों को हम सुन नहीं सकते हैं वह तरंगे क्या होती हैं? पराश्रव्य तरंगे होती हैं। 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज जो होता है उससे कम की जो तरंगे होती है उनको भी हम नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो तरंगे होती है वह पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं, और जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है वह अवश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? निम्न में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है यह बताना है। इसका सही आंसर जो है वह है पृथ्वी। पृथ्वी नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, पृथ्वी नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ के आणविक भार की गणना निम्न में से किसके मापन द्वारा की जा सकती है? ठीक है, किसी पदार्थ के आणविक भार की गणना करना है तो निम्न में से जो दिए हैं ऑप्शन इसमें किसके द्वारा हम कर सकते हैं? इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व के द्वारा किसी पदार्थ के आणविक भार की गणना जो होता है उसके वाष्प घनत्व के द्वारा हम कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, वह अणु भार इक्वल टू 2 × वाष्प घनत्व। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं किसी पदार्थ के भार की गणना कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बोफोर्ट मापक्रम निम्न में से किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? जो बोफोर्ट का मापक्रम है, बोफोर्ट मेजरमेंट सिस्टम, उसके थ्रू हम किस चीज को नापते हैं? इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है हवा की गति। जो हवा की गति है वो बोफोर्ट मेजरमेंट सिस्टम के थ्रू हम नापते हैं। ठीक है, ये पूछ सकता है तो आप इसका याद रखिएगा, हवा की गति मापने के लिए बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीसा का रासायनिक नाम। सीसा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर जो है वह पीबी। सीसा जो है इसका रासायनिक नाम है पीबी, मतलब इसे लेड कहते हैं। पीडी जो होता है उसे पैलेडिनियम कहते हैं, पीवी लेड होता है, पीए प्रोटेक्टेनियम होता है, एलए क्या होता है? लैथनम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस माध्यम में से जो होता है, किस निम्न में से जो माध्यम दिए हुए हैं ध्वनि की तीव्र गति सबसे ज्यादा किस में होगी यह बताना है। इसका आंसर देना है। तो किस माध्यम में सबसे तेज होगा ध्वनि फ्लो करेगा?
इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर जो है वह ईंट। जो ध्वनि है वह ईंट में इन चारों ऑप्शनों में सबसे तेज ज्यादा फ्लो करेगी, क्योंकि ईंट जो हार्डेस्ट है, ईंट जो है हार्डेस्ट है, तो जितना ज्यादा हार्ड जो होगा पदार्थ ध्वनि उसमें उतना तेज तीव्र करती है, फ्लो करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? ठीक है, न्यूटन का एक नियम है, तो किस नियम, वह कौन सा नियम है जिसके जरिए हमें बल की परिभाषा भी प्राप्त होती है? इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है प्रथम, जो न्यूटन का प्रथम नियम है उससे बल की परिभाषा मिलती है, उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, उसे बल की परिभाषा भी प्राप्त होती है और न्यूटन का प्रथम नियम भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है टार्ट्रिक अम्ल। जो टार्ट्रिक अम्ल है वह इमली में पाया जाता है ना। ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में रेलवे में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रुधिर या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? रुधिर क्या होता है? जिसे हम ब्लड ही कहते हैं, है ना। रुधिर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड। तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या होता है हमारे शरीर में? निमोनिया, मधुमेह, टीबी या प्लेग? इसका सही आंसर है मधुमेह, है ना। जिसे मधुमेह कहते हैं। रुधिर या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है हमारे शरीर में। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम का सबसे अधिक, है ना, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है? जो सोडियम में सबसे ज्यादा पाया जाता है वह लवण का नाम बताना है। इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि सोडियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? है ना, ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको छांटना है कि कीट कौन है। कीट, चीट, तिलचट्टा, खटमल या यह सभी? इसका सही आंसर जो है वह है यह सभी। ठीक है, जो यह सभी है इन सभी को क्या कहा जाता है? कीट कहा जाएगा। तो क्यों कहा जाएगा ये भी देखते हैं। चीटी, तिलचट्टा, खटमल तीनों ही कीट हैं। कीट वर्ग जो है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। इन सभी में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। ठीक है, इन सभी में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, इसलिए कीट कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां पर उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है क्या कहलाता है? ठीक है, किसी पदार्थ का वह केंद्र बताना है जहां पर उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है, तो वह क्या कहलाएगा? इसका सही आंसर जो है वह है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र कहलाता है ना। जहां पर संपूर्ण भार क्या होता है? प्रभावित होता है, वह गुरुत्व केंद्र होता है। जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान प्रभावित होता है वह द्रव्यमान केंद्र कहलाता है पदार्थ का। ठीक है, ये याद रखिएगा डिफरेंस दोनों का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का चित्र जो है आभासी वस्तु से छोटा और सीधा बनता है? किस दर्पण के द्वारा ऐसा होगा? आंसर देना है। इसका सही आंसर जो है वह उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें जो चित्र है वह आभासी वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तंबाकू में पाए जाने वाले रसायन कौन सा है? निम्न में से बताना है। मॉर्फिन, निकोटीन, हेरोइन या फिमिन? इसका सही आंसर जो है वह है निकोटीन। निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? नीली व्हेल, हाथी, जिराफ या राइनो? इसका सही आंसर जो है वह है नीली व्हेल। नीली व्हेल जो है विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी और सबसे भारी, और जो स्थल पे पाया जाता है वह है हाथी, और जो विश्व में कह सकते हैं तो नीली व्हेल कहलाती है स्तनधारी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बीसीजी टीके के किस रोग से बचाव के लिए, बीसीजी टीके हैं वह किस रोग से बचाव के लिए लगाए जाते हैं? यह बताना है इसको। मीजल्स, खसरा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, पोलियो या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए? इसका सही आंसर जो है वह है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी के लिए बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, बीसीजी जो टीके हैं ट्यूबरकुलोसिस के लगाए जाते हैं। जो ट्यूबरकुलोसिस को हिंदी में तपेदिक कहते हैं, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में जल के ऊपर की ओर गति निम्न में से क्या कहलाती है? जो पौधे हैं उसमें जो जल होता है वो ऊपर की ओर जब गति करते हैं, जिससे क्या होता है पौधे जो होते हैं बड़े होते हैं, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? जलस्राव, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन या रसारोहण? जो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर जो है वह रसारोहण। रसारोहण यह क्रिया कहलाती है। पौधों में जल के ऊपर की ओर गति जो होती है वह रसारोहण कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिध्वनि त्वरंगों के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि जो होती है इको, है ना, इको साउंड जो होता है वह किस कारण से उत्पन्न होता है? यह यहाँ पर आंसर देना है। इसका सही आंसर जो है
वह है परावर्तन। परावर्तन के कारण क्या होता है, इको उत्पन्न होता है। इको कैसे उत्पन्न होता है यह देखते हैं। ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित होती हैं, तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं ना। प्रतिध्वनि मतलब इको साउंड। इको प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता मतलब जो सुन रहा है और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 17 मीटर का दूरी होना जरूरी होता है। तो आज के जो वीडियो है इसके सभी प्रश्न खत्म होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्जामों की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।